नमस्कार मित्रों, ज्ञान आप पर आपका स्वागत है। हाँ, अपनी नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ईरान संबंध, एक समग्र विश्लेषण की। भारत ईरान संबंध भू राजनीति, कनेक्टिविटी और रणनीतिक स्वायत्ता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया की भू राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है आज। एक तरफ क्या है कि पश्चिमी ताकतें खड़ी है और दूसरी तरफ सारा विश्व खड़ा है। इस जटिल शतरंज की बिसात पर भारत और ईरान संबंध बड़े दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण अध्यायों में से एक है। यह रिश्ता केवल तेल और गैस का नहीं है। यह रिश्ता केवल तेल और गैस का नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की असली परीक्षा है। क्या भारत अमेरिका को नाराज किए बिना क्या भारत अमेरिका को नाराज किए बिना अपने हितों को साध सकता है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत ईरान संबंधों के हर उस पहलू को खंगालेंगे जो टीवी न्यूज की सुर्खियों से बाहर रहता है या गायब रहता है। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है इसी पर आधारित है। एक तरफ पश्चिमी दबाव को हम संतुलित कर रहे हैं भारत, और दूसरी तरफ यूरेशियन हित है हमारे। ठीक, भारत इधर भी है और भारत इधर भी है, क्योंकि हम क्या है, गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट कंट्री हैं और हमने दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा है। तो दोनों के साथ हम संबंधों को कैसे संचालित कर रहे हैं, इसी संदर्भ में इस पूरी वीडियो आइए देखते हैं। देखो, पहले हम इसके ऐतिहासिक या सभ्यता के जुड़ाव को देखते हैं, जो आदर्शवाद से लेकर यथार्थवाद की तरफ बढ़ चुका है। ये सफर कैसा रहा है इसको समझते हैं। हमारी सभ्यता का जुड़ाव रही है। अभी ईरान के एक मंत्री ने कहा भी है कि भारत और ईरान का संबंध तब से है जब इस्लाम भी नहीं था इस धरती पर, यानी कि भारत ईरान संबंध वह क्या है, इस्लाम से भी पहले का है। ठीक है, इस्लाम से भी पहले का है। ये बहुत बड़ी कमेंट है, बहुत बड़ा उनकी बोली गई बात बोली गई है, हमें ये समझना होगा। क्योंकि भारत और ईरान केवल पड़ोसी नहीं है, बल्कि दो ऐसी सभ्यताएं हैं। देखो, आपको पता हो इंडस वैली और पर्शियन आर्किटेक्चर की पर्शियन कल्चर था आपका, जिन्होंने सदियों तक एक दूसरे को प्रभावित किया। मुगलों के दरबार से लेकर भारत की सुबह परंपराओं तक फारसी संस्कृति की महक हर जगह है, अपनी खुशबू को फैलाती रही है। लेकिन आधुनिक दौर में यह रिश्ता आइडियलिज्म से हटकर रियलिज्म यानी यथार्थवाद पर आ टिका है। 1989 की ईरानी क्रांति के बाद भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई, लेकिन 2001 तेहरान घोषणा मध्य एशिया का द्वार खोलता भारत के लिए। ठीक, आधुनिक दौर में रिश्ता आइडियलिज्म से हटकर रियलिज्म की यानी यथार्थवाद की तरफ बढ़ चुका। इसी पर पूरा हमारा जो वीडियो है आधारित है। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं, चाबहार बंदरगाह। भारत और ईरान के संबंधों में चाबहार जो बंदरगाह, इसका एक अहम रोल है, इसे मजबूती प्रदान करता है। लेकिन मुद्दा क्या ये रणनीतिक निवेश था या मजबूरी थी, है ना, कि भैया हमने निवेश किया था कि मजबूरी में निवेश किया था यहाँ पे। और देखते हैं जो चाबहार बंदरगाह है, ठीक, ये भारत को मुंबई या कांडला से कहा जोड़ता है, चाबहार से ईरान से जोड़ता है। और फिर इसकी मदद से हम कहा जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, मध्य एशिया जा सकते हैं और रूस जा सकते हैं। इधर से हम चाहें तो भाई आप यूरोप जाओ, कहीं भी जाओ, आपका रास्ता खुल जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमारा ये पारगमन बाधित कर रखा था, उसका ये अल्टरनेट है, उसका विकल्प है, और हमारी निर्भरता पाकिस्तान पर से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ एक दुविधा भी है। वो दुविधा क्या है समझते हैं। चीन ने ईरान में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है, लगभग 400 अरब डॉलर का। कितना? 400 अरब डॉलर का। और वो उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं चाबहार बंदरगाह पर भी बनी हुई है। तो भारत कैसे निपटता है इससे या कैसे समाधान करता है, वो समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही क्या है कि चाबहार के साथ साथ चीन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, ग्वादर बंदरगाह भी डेवलप कर लिया है, जहां हमें चाबहार से एक अफगानिस्तान तक पहुंच मिलती है और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित होता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि ग्वादर को सेपेक के हिस्से के रूप में चीन पाकिस्तान बनाया जा रहा है, और चीन इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बढ़ाने के लिए भारत को जो घेरने की उसकी नीति है, कि भारत को जो घेरना चाहता है, वो इसे मजबूत बनाती है। तो हमें इसका भी जवाब तलाशना होगा, और इसका जवाब मिलता है कहां पे? आपको चाबहार में मिलता है। इसीलिए भारत ने भी क्या किया, एक विकल्प के रूप में एक नया कॉरिडोर विकसित करना शुरू किया। और वो कॉरिडोर कौन सा? इंस्टेक है। और यूरेशियन विजन को देखेंगे इसमें। इंस्टेक का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक तरफ ही आपको स्वेज का विकल्प भी प्रदान करती है और दूसरी तरफ भारत को अन्य देशों से जोड़ती भी है।
अगर हम देखें तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों ने इस कॉरिडोर की अहमियत को दुगना कर दिया है। भारत अब रूस और यूरोप तक माल पहुंचाने के लिए ईरान को एक ट्रांजिट हब के रूप में देख रहा है। ठीक, यह केवल व्यापार नहीं है बल्कि रूस ईरान भारत किसका, देखो रूस ईरान भारत का एक नया रणनीतिक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उसकी भी शुरुआत है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। क्या करता है, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती भी देता है। देखिए अगला मुद्दा भारत और ईरान का आता है, वो है आपका ऊर्जा कूटनीति और अमेरिकी प्रतिबंध। आपको पता होगा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 10%, कितना 10% ईरान से आयात करता था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, ट्रंप शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, विशेष रूप से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इससे भारत द्वारा ईरान से लगभग शून्य तेल आयात किया जाने लग गया, यानी कि ये बंद हो गया। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, प्रश्न ये है कि क्या भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता कर लिया है? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके पीछे दो कारण। पहला, भारत को अब ईरान से भी सस्ता तेल मिल रहा है, वो है रूस से। भारत अब रूस से सस्ता तेल ले आ रहा है, लेकिन चाबहार के जरिए कूटनीतिक संबंधों को बनाए हुए, यानी कि हमने चाबहार के माध्यम से तो ईरान के साथ संबंध बनाए ही हैं, साथ में अपनी जो तेल निर्भरता थी हमने रूस से आयात तेल पे निर्भर कर दी, क्योंकि हमें वहां सस्ता और बेहतर तेल मिलना शुरू हो गया था। एक और चीज हम यहाँ पे क्या है, वो क्या है ये कि हमने अमेरिकी प्रतिबंधों का जो है काट ढूंढना शुरू किया। हमने भाई जो प्रतिबंध है उसका काट क्या है, ठीक। तो सबसे पहली काट हमने क्या ढूंढी, वो ये थी कि हमने रुपया रियल व्यापार शुरू किया, रुपया रियाल व्यापार। इसका मतलब ये था कि अब हम अपना जो व्यापार है वो डॉलर से क्या करेंगे, कम करना शुरू कर देंगे और रुपया और स्थानीय मुद्राओं में बढ़ाएंगे। इससे दो फायदा होना था। एक तरफ तो अमेरिकी जो प्रतिबंध थे, अमेरिकी प्रतिबंध, उनका प्रभाव क्या हुआ, गिरना शुरू हो गया। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इससे रणनीतिक स्वायत्ता, रणनीतिक स्वायत्ता या स्वायत्ता में वृद्धि हुई, जो हर देश चाहता है। और इससे हमने अमेरिकी बैंकिंग प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सफलता प्राप्त की है कुछ हद तक, और ये भविष्य में ईरान और भारत व्यापार को वृद्धि के लिए क्या बनेंगे, एक आधार प्रदान करेंगे। एक अलग मुद्दा यहाँ पे है, अफगानिस्तान का भी आता है, क्योंकि देखो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, और हालांकि दोनों देशों में संबंध बहुत मधुर नहीं रहा है। कारण इसका है तालिबान, क्योंकि तालिबान दोनों देशों में कहीं कभी आतंकवाद का कारण रहा था। तालिबान अगर उसका पहला फेज देखा जाए, लेकिन 2.0 तालिबान जो अभी आया है उसमें बहुत चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय स्थिरता भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत और ईरान के हित एक जगह आकर मिल जाते हैं, यानी साझा हित है हमारी, ठीक। दोनों देश नहीं चाहते कि अफगानिस्तान आतंकवाद की क्या बने, नर्सरी बने, और ईरान के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाना भारत के लिए कूटनीतिक जीत रही है। यह यहाँ ईरान एक मध्यस्थ और सहयोगी की भूमिका में आ गया। देखो बात यह है कि अगर यहाँ आतंकवाद यानी कि टेररिज्म बढ़ता है तो इसका यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, और ये तो आतंकवादी है ही देश पाकिस्तान, ये हमारे देश भी प्रभावित करेगा। तो मुद्दा गर्म था, ये हमारे लिए संकटपूर्ण था। और क्या था कि भारत हमेशा मानवीय रूप से सहयोग देता है दूसरे देशों को। तो इसमें क्या हुआ, भारत ने अभी ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाई है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों देशों के बीच जो संबंध था वो अच्छा हो रहा है, और जो भारत के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति है। अब ईरान के साथ ना दुविधाएं बहुत सारी हैं, इनके बावजूद एक बच जाता है ईरान का इजराइल जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल ईरान संघर्ष, और वहां भी संतुलन स्थापित करना आपको, क्योंकि दोनों ही देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल से हम क्या मिलता है, रक्षा तकनीक मिलती है हमें, खुफिया जानकारी मिलती है हमें, टेक्निकल यानी कि टेक्निकल सपोर्ट मिलता है हमें कृषि के अंदर बहुत सारी मदद मिलती है इससे, इजराइल से, कि भैया कैसे आप ऊसर जगह पे, बंजर जगह पे, रेगिस्तानी जगह पर खेती कर सकते हैं। यानी कि हम इससे क्या सीख रहे हैं, स्मार्ट कृषि भी सीख रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें इजराइल से मिला था। दूसरा ईरान से क्या रहा था, कनेक्टिविटी। ये हमें मध्य एशिया और यूरोप, साथ में मॉस्को यानी कि रूस, यूरेशिया, इससे जोड़ता है, ठीक। तो कनेक्टिविटी के रूप में महत्वपूर्ण है। यही नहीं, हमारा जो बासमती चावल है, इसका भी बहुत ज्यादा निर्यात ईरान को किया जाता है।
तो ये दोनों ही देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हमने क्या किया, इसका समाधान निकाला डिप्लोमेसी के माध्यम से, और हमने एक नीति अपनाई, डी हाइफिनेशन। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल और ईरान, ठीक है, दोनों देश हैं, इनके बीच में कोई विवाद है तो इनका आपसी मामला है, हम इनके साथ भी अलग संबंध अपनाएंगे स्वैत, और इनके साथ भी स्वैत संबंध अपनाएंगे। हमें इनके आपसी संघर्षों में कोई उलझना ही नहीं है, दोनों को हम अलग अलग एंटिटी मान के संबंध अपनाते हैं अपने। आगे चलते हैं तो एक रेड सी संकट भी है। आपको पता होगा जो रेड सी है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट मार्ग है, और वहां से व्यापार बहुत सारा होता है भारत का भी। और दुविधा ये है यहाँ पे कि जो रेड सी है यहाँ पे हूतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हूती है आतंकवादी समूह है, और इसके समाधान के लिए भारत ने क्या किया, ईरान के साथ सहयोग आरंभ किया, क्योंकि हूतियों पर ईरान का प्रभाव है, और भारत ने ईरान के साथ मिलकर भारतीय शिपिंग और निर्यात को सुरक्षा प्रदान करने का जो काम किया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भविष्य की चुनौतियां क्या है, देखो अब ईरान में संकट तो है ही खूब सारा। चुनौती में आपको अभी भी पता है, मानते हैं कि इजराइल का है मुद्दा, भाई दोनों में संघर्ष युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में क्या है कि अमेरिका भी इस संघर्षपूर्ण स्थिति में है। ठीक है, अफगानिस्तान का मुद्दा भी है, अमेरिकी प्रतिबंध हम देख ही चुके हैं। तो मतलब क्या है कि दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। अब साथ में चीन का फैक्टर देख कि चीन ने ईरान में $400 अरब का निवेश कर रखा है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस $400 अरब के निवेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भारत के हितों को ईरान में संतुलित रख सके। तो इसका जवाब भी चाब हार है। ठीक है, हम यहाँ निवेश करके उसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट बना रहे हैं। आगे चलते हैं। तो देखो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, तो इसमें कुछ अवसर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला अवसर यह है कि भारत और जो आपका अफगानिस्तान है यानी ईरान है, हम ईरान के माध्यम से मध्य एशिया के खनिज तक पहुंच सकते हैं, एक तो। ठीक, दूसरा क्या है, ब्रिक्स और एससीओ में दोनों सहयोगी हैं, यानी कि इसे बहुपक्षवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और ईरान का ब्रिक्स और एससीओ में शामिल होना ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है। भारत क्या है, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, इसका नेतृत्व करना चाहता है। ऐसे में ईरान का इसमें शामिल होना भारत के हित में है। साथ में भारत की मजबूत विदेश नीति भी ये स्थापित करती है, बताती है कि भारत और ईरान के संबंध बने रहेंगे, महाशक्तियों के आगे टूटेंगे नहीं दबाव में। क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में बहुत से देशों ने अपनी विदेश नीति को बदल लिया, या अमेरिका के साथ क्या की गुप्त वार्ता करी और संबंधों को समाप्त किया, या उसको मजबूत किया या परिवर्तित किया। परंतु भारत किसी भी टैरिफ के आगे झुका नहीं और अपनी स्वायत्त रणनीति को बनाए रखा। ठीक, भारत ने क्या किया, अपने नए बाजार तलाशी और यहां पे अपने निर्यात को बढ़ावा दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ, भारत पे अमेरिकी टैरिफों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी की संभावना थी। आगे चलते हैं, निष्कर्ष में देखिए तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान के साथ अपने संबंधों को और अधिक आक्रामक तरीके से बढ़ाना चाहिए? देखिए मुद्दा गंभीर है, क्योंकि अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है, आज भी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, आपको भी पता है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। साथ में क्या चाबहार भारत को वैश्विक व्यापार का नया लीडर बना सकता है? ठीक, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी होंगी हमें। अब इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है और क्या आपको विश्लेषण पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। और साथ में 2 प्रश्न दिए गए हैं आपको, इनके उत्तर लिखिए, पोस्ट कीजिए, और हमारी वीडियो चेक करके आपको उसका रिमार्क प्रदान करेगी। साथ में इसका मॉडल आंसर भी प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।